अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इको 401 के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइस मैकेनिज़्म की, फैक्टर मार्केट की, प्रोडक्ट मार्केट की, डिमांड के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बुनियादी तारीफ़ें देखेंगे। तो चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस सिलसिले की तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले है इसमें गुड मार्केट। गुड मार्केट प्रोडक्ट मार्केट भी कहलाती है, उसके साथ साथ कमोडिटी मार्केट भी कहलाती है। गुड मार्केट जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें फ़ाइनल गुड का तबादला होता है। फ़ाइनल गुड की मैं मिसाल दूँ, जैसे लैपटॉप ख़रीदना, बेचना, और मोबाइल, एलईडी, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं और उसकी पेमेंट फर्म को कर देते हैं। गुड मार्केट में ये होता है। गुड मार्केट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, या प्रोडक्ट मार्केट भी होती है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो कौन कौन ख़रीदता है। सबसे पहले तो हाउस होल्ड सेक्टर ख़रीदता है, हम लोग ख़रीदते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड ख़रीदते हैं। जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है वो कैपिटल ख़रीदती हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ इसमें कि सिलाई मशीन की अगर कोई फैक्ट्री है जो कि शर्ट्स सिलाई करती हैं, तो उसके लिए जो कैपिटल होगा वो सिलाई मशीन होगा। तो सिलाई मशीन ख़रीदने के लिए जो फर्म है वो, उसके अलावा बिज़नेस सेक्टर भी ख़रीदते हैं, ये बिज़नेस सेक्टर ही ख़रीदेगा ये। और ये जो फाइनल गुड होगी इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये है गुड मार्केट में या प्रोडक्ट मार्केट में ये काम होता है कि जो फाइनल गुड होती है वो ख़रीदी जाती है और इसकी जगह पैसे दे दिए जाते हैं, फर्म के पास पैसा पहुंच जाता है। गुड मार्केट में ये होता है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड एक्सचेंज इन प्रोडक्ट मार्केट ईच ईयर इज़ मेजर्ड बाय जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी कंट्री में जो गुड्स बनती है, फाइनल गुड्स, उसको जीडीपी में मेजर किया जाता है, या उसका जो यूनिट है मेजर करने का कि कितनी गुड्स बनी है वो जीडीपी कहलाती है। अगला है जनाब फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कोई भी फाइनल गुड को बनाने के लिए जो प्रोडक्शंस की रिक्वायरमेंट है। फैक्टर कौन कौन से हैं प्रोडक्शन के, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स हैं। इनका तबादला होता है वो फैक्टर मार्केट में होता है। कैसे? अब कोई भी गुड मैंने बनानी है तो उसके लिए मुझे लेबर की ज़रूरत होगी। लेबर मैं रखूँगा तो उसको मैं पैसे दूँगा। लेबर अपनी सर्विसेज मुझे देगा और मैं उसके बदले उसे पैसे दूँगा। तो ये देखें, ये क्लोज़ लूप हो जाएगा इस तरह से। अब मैं पैसे लेबर को दूँगा और लेबर से वही पैसे घूम फिर कर मेरे पास आ जाएँगे या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के पास चले जाएँगे। क्योंकि लेबर ने जो पैसा कमाया होता है उससे चीज़ें खरीदनी होती है जो कि इंडस्ट्रीज़ बनाती है, ठीक है? और उसके बदले में वो पेमेंट करता है और वही पेमेंट इंडस्ट्रीज़ के पास दोबारा चली जाती है। तो ये क्लोज़ साइकिल है एक। फैक्टर मार्केट मैं बताऊँ डिमांड करती है इन प्रोडक्शंस की, फैक्टर्स की। डिमांड करने से मुराद ये है कि उसे ज़रूरत होती है, ठीक है? और फैक्टर मार्केट सप्लाई करती है प्रोडक्शंस के फैक्टर्स को। यानी फैक्टर मार्केट सर्विसेज देती है लेबर की, कैपिटल देती है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट्स लैंड प्रोवाइड करती है और मैनेजरियल एबिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। और फैक्टर मार्केट्स की डिमांड कौन करता है? फर्म्स करती है, इंडस्ट्रीज़ करती है फैक्टर मार्केट की डिमांड। जबकि गुड मार्केट की, गुड्स की डिमांड कौन करता है? गुड्स की डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर करता है, मतलब हम लोग करते हैं। गुड्स की डिमांड छोटी इंडस्ट्रीज़ करती है कैपिटल के लिए। गुड्स की डिमांड बैरून मुल्क से आती है जिनको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। ये होता है फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। द वैल्यू ऑफ सर्विसेज एक्सचेंज थ्रू फैक्टर मार्केट ईच ईयर इज़ मेजर्ड एज नेशनल इनकम। देखिए, वो सारी प्रोडक्ट बन रही थी तो उसमें प्रोडक्ट का जो यूनिट है मेजर करने का वो जीडीपी है। जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन रही, यहाँ पर जो आपकी लेबर है वो पैसे कमा रही है। पैसे एक तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके कमा रही है, कैपिटल प्रोवाइड करके कमा रही है, और लैंड प्रोवाइड करके कमा रही है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि रेंट पर होती हैं, तो वो रेंट भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पर जो इनकम होगी वो किसी भी कंट्री की इनकम या नेशनल इनकम के ज़रिए से फैक्टर मार्केट को मेजर किया जाएगा। उसके बाद अजम्पशन की तारीफ़ है, जो कि ये बता रही है कि किसी भी चीज़ का सही होने का, हो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसके बारे में कोई प्रूव नहीं होता। ये अजम्पशन है बस। उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच नो फर्म और कंज्यूमर इज़ बिग इनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में मैं आपको बताऊँ, हमारे करियाना वाला जो है, या कोई भी पार्लर वाली है, अ, कोई पान वाला है,
कोई भी छोटी मोटी जो दुकान है, अभी आपने रेट जितने मर्जी बढ़ा ले या कम कर ले, मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। उसके बाद है शॉर्टेज। शॉर्टेज इज़ अ सिचुएशन इन विच डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, मतलब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। शॉर्टेज काज प्राइस टू राइज, प्रमोटिंग प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड कंज्यूमर्स टू डिमांड लेस। मैं मिसाल देता हूँ इसकी। शॉर्टेज एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कोरोना के दिनों में जो मास्क है उसकी डिमांड बढ़ गई थी, और हुआ ये था कि जो 5 रुपये का मास्क मिलता था वो 50 रुपये तक चला गया। जब 50 रुपये उसकी कीमत हुई तो लोगों ने वो मास्क ख़रीदना कम कर दिए, छोड़ दिए, जिसकी वजह से अब ख़रीदना कम हो उसकी जो फ़रोख्त है वो कम हो गई। तो जो उसकी कीमत बढ़ी थी वो कम हो जाएगी, अब सस्ती होगी ताकि चीज़ दोबारा बिके। फिर चीज़ जब बिकना शुरू हो जाएगी दोबारा से तो फिर वो कीमत बढ़ा देंगे। तो ये सिलसिला ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन शॉर्टेज में हमेशा डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, नाम से ही ज़ाहिर है। सरप्लस शॉर्टेज के बिल्कुल मुखालिफ है। इसमें सप्लाई बढ़ जाती है जबकि डिमांड कम हो जाती है। अब किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, बेचने के लिए उसकी कीमतें सस्ती कर देंगे। जब कीमतें सस्ती होगी तो लोग उसको ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप बाज़ार में जाएँ तो बहुत से बाहर स्टॉल लगे होते हैं, 500 की सेल। तो यही होता है कि उनके पास स्टॉक वाफर हो जाता है और वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं ताकि वो चीज़ें उनकी फ़रोख्त हो जाएँ, यानी वो जो चीज़ है उनके पास उसकी डिमांड बढ़ जाए। प्राइस मैकेनिज़्म मैं बता चुका हूँ। देखें, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ा देते हैं दुकानदार। जब कीमत बढ़ जाती है तो हम ख़रीदना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं महंगी हो गई है, छोड़ें। जब इस तरह से हम ख़रीदना छोड़ देते हैं तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब जो दुकानदार है उसके पास वफ़र मिकदार में पड़ी हुई है तो वो क्या करेगा, कीमत कम कर देगा। जब कीमत कम होगी तो दोबारा से लोग ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से डिमांड बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी, फिर कीमत कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, ठीक है। तो ये एक क्लोज लूप है, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्राइस मैकेनिज़्म। और ये प्राइस मैकेनिज़्म फ्री मार्केट इकॉनमी का है। फ्री मार्केट इकॉनमी जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, उसमें ये होता है कि मार्केट अपनी कीमतें खुद तयन करती हैं। तो ये इसी तरह से अपनी कीमतों का तयन करती है मार्केट। अगला है नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। इंतहाई अहम है। नॉर्मल गुड ऐसी गुड्स होती हैं जिसकी डिमांड बढ़ती है जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए। मैं मिसाल दूँ कि अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रांड्स की तरफ स्विच करूँगा। पहले मैं ब्रांड्स नहीं खरीदता था क्योंकि मेरी इनकम कम थी। अब मेरी इनकम अगर बढ़ गई तो मैं ब्रांड्स खरीदूँगा। तो ब्रांड्स जो है ऐसी गुड होगी, नॉर्मल गुड होगी, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ी, अब मैंने ब्रांड्स की चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। इसी तरह बाकी लोग भी यही करेंगे। तो ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड बढ़े कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर, वो नॉर्मल गुड कहलाती है। इन्फीरियर गुड ऐसी गुड्स होगी जिनकी डिमांड कम हो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से। इसी मिसाल से लूँ कि पहले मैं ब्रांड्स नहीं पहनता था, लोकल चीज़ें पहनता था, तो अब लोकल की डिमांड कम कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं ब्रांड्स पहनना शुरू हो गया। तो ये है, तो वो जो लोकल चीज़ होगी वो फिर इन्फीरियर गुड कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है गिवन गुड, सब कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड। ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया है। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो गिवन गुड ऐसी गुड्स होती है, सबसे पहली बात तो ये सब कैटेगरी है इन्फीरियर गुड की, और इसमें जब उस गुड्स की या उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी तब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये है गिवन गुड। और गिवन गुड की मिसाल ये है कि मार्जरीन इज़ अ गिवन गुड एज़ कम्पेयर टू बटर। सिर्फ इतना ही जान लेना काफ़ी है, लेकिन ये भी बता दूँ चूँकि मेरा काम तो बताना है। गिवन गुड के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि गुड जो है वो इन्फीरियर गुड होने चाहिए, ठीक है। दूसरी सेकंड ये है कि इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन दी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमने पढ़ लिया कि कीमत बढ़ेगी, यानी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं चीज़ें हायर क्वालिटी की लेना शुरू हो जाऊँ। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये है कि जैसे 2 चीज़ें हैं, मार्जरीन और बटर की उसने मिसाल दी। अगर बटर की कीमतें बढ़ जाती है तो मैं क्या करूँगा, बटर का अल्टरनेटिव है मार्जरीन, तो मैं मार्जरीन यूज़ करना शुरू करा। आम लफ्ज़ों में मैं मिसाल दूँ, चीनी की जगह जैसे गुड़ है, तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। बाकी इसमें आगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो भी देख लेते हैं। More simply, we can say that if price of any good increases, people reduces its consumption and substitute any other good whose price is not increased. This is substitution effect. सादा सी बात, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसको ख़रीदना कम कर देते हैं, और उसके सब्सटीट्यूट का मुराद ये है कि उससे ही मिलती जुलती दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मास्क की मैंने कीमत बताई, सर्जिकल मास्क की कीमत 50 रुपये तक पहुंच गई थी, तो हमने क्या किया, जो थोड़ी लो क्वालिटी के मास्क थे वो ख़रीदना शुरू कर दिए, ठीक है। या जो कपड़े के मास्क थे वो काफ़ी सारे ये सीन बने हैं, तो ये चीज़ें हैं।
देयर आर टू रीज़न ऑफ अ डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड, वन इज़ इनकम इफेक्ट एंड द अदर वन इज़ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यानी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होती है, वो आगे डिमांड कर्व जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है नेगेटिव स्लोप। उसकी दो वजह होती है, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़ लिया। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट ये होता है कि देखें, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है और मेरी इनकम वही है, मतलब 50,000 है मेरी इनकम मिसाल के तौर पे, और 50,000 में मैं पहले 10 मोटरसाइकिल ख़रीद सकता था, लेकिन अब मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है, 5,000 से बढ़कर 7,000 हो गई, मेरी इनकम 50,000 ही है, अब मैं 10 नहीं खरीद सकूँगा, अब मैं 7 मोटरसाइकिल खरीद सकूँगा। तो देखिए मेरी परचेजिंग पावर तो कम हो गई ना। तो ये है इनकम इफेक्ट। उसके बाद है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं 3 नंबर के, तो ये सिर्फ जमा करने होते हैं। और प्राइस इफेक्ट जो है मजमूआ होता है इनकम इफेक्ट का और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का। तो ये है प्राइस इफेक्ट। उसके बाद है सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स आर गुड दैट कम्पीट विद अदर गुड्स और कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन अनदर, लाइक बटर एंड मार्जरीन। वही जैसे सब्सटीट्यूट की मैंने मिसाल दी। दीगर मिसालें अगर मैं दो सब्सटीट्यूट की, तो जैसे शम्मा घी की जगह नासिर घी या लो क्वालिटी का घी, और या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल और घी ये सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के। और कम्प्लीमेंट्स जो है ये एक ऐसी गुड्स है, आर गुड्स डैट गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। एग्जांपल्स आर लेफ्ट शूज़ एंड राइट शूज़ और ब्रेड और बटर। ठीक है, कम्प्लीमेंट्स ऐसी गुड्स होती है जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती है। जैसे सिगरेट के लिए माचिस ज़रूरी है या लाइटर ज़रूरी है, तो अगर सिगरेट की कीमत बढ़ेगी तो जो माचिस है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि सिगरेट की कीमत बढ़ी तो सिगरेट की डिमांड कम होगी, सिगरेट कम खरीदेंगे तो उसको जलाने के लिए माचिस भी कम खरीदेंगे लोग। तो ये है सब अपना कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के साथ चलती हैं। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, कॉम्प्लीमेंट्स, सब्सटीट्यूट, प्राइस इफेक्ट, इनकम और सब्सटीट्यूट इफेक्ट, एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई अहम है और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट्स मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर भी कुछ गाइड कर दूँगा। उसके बाद है डिमांड। डिमांड इज़ क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट बायर्स विशेस टू परचेज एट ईच कन्विंसिबल प्राइस। डिमांड किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है जो एक मुनासिब कीमत पर हम ख़रीदते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि किसी भी चीज़ की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा का मतलब है कि उससे मुखालिफ अगर कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहती है सिंपल। और वो कहता है कि सिर्फ अगर प्राइस का ही ये इफेक्ट है, उसके अलावा इनकम को कांस्टेंट रखो, पॉपुलेशन कांस्टेंट, टेस्ट कांस्टेंट, ये अदर फैक्टर्स है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अच्छा जी, आगे है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल इज़ अ टेबल विच शोज़ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। आगे ये उसने टेबल भी बताया है। अब देखें ये टेबल भी बता रहा है, जैसे 1 रुपया जब कीमत है किसी भी चीज़ की तो 11 यूनिट उसके फ़रोख्त हुए, मार्केट में 11,000 हुए। और 2 रुपये के हिसाब से अगर कीमत हुई तो 8 यूनिट, और 3 रुपये के हिसाब से हुए तो 6। जैसे कीमत बढ़ रही है तो देखिए ये यूनिट कम होना शुरू हो गए, मतलब जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो गई, और ये मार्केट की डिमांड भी देखिए कम होना शुरू हो गई। तो ये बता रहे हैं सिर्फ। उसके बाद है डिमांड कर्व। अ डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफ डेट ऑब्टेन्ड व्हेन प्राइस इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट क्वांटिटी, यानी पी क्यू स्पेस में। ये पी है और ये क्यू है, यानी पी क्यू स्पेस में बनाई जाएगी। देखें ये ग्राफ है, और डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड का हमने असूल पढ़ा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, 10 रुपये अगर कीमत थी, ये देखिए जो वर्टिकल है लाइन, ये वाली लाइन, इस पे प्राइस है क्योंकि ये प्राइस लिखी हुई है। जब 10 रुपये कीमत थी तो डिमांड कितनी थी उसकी, यहाँ 10 रुपये के बिल्कुल सामने यहाँ ये टच किया, और ये क्वांटिटी थी मिसाल के तौर पे यहाँ पे है 70 यूनिट। ठीक है, तो ये मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है। और जब मैंने बताया कि अगर उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। ये देखें, ये इसको लेके आऊँ मैं यहाँ, इससे ये टच हुई और ये नीचे आ गई। अब आप ये देखें तो ये यूनिट कितना हो गया, 40। जो मैंने बात की वो साबित हो रही है इस कर्व से। तो ये है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊँगा, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ इसको, तो ये इससे यहाँ टच हुई और ये आगे, ये 10 पे आगे तकरीबन गिर जाएगी। तो इस तरह से है। तो ये इस कर्व के ज़रिए से भी मैंने वजाहत दे दी कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज़ एन इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स मैनी डिटर्मिनेंट्स।
डिमांड फंक्शन हमें ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामिल है जो किसी भी चीज़ की डिमांड पर असरअंदाज होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा होगी कौन सी वजूहत पर। एक तो प्राइस की वजूहत पर होगी डिमांड कम या ज़्यादा। प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो ये है फंक्शंस ऑफ पी जी टी पी एस आई और ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब यहाँ पर पी जी जो है वो प्राइस ऑफ द गुड है। सबसे पहली बात तो किसी भी चीज़ की जो अपनी कीमत है वो असरअंदाज हो रही है, वो हमने देख लिया कैसे हो रही है। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट। टी स्टैंड फॉर टेस्ट। टेस्ट कैसे असरअंदाज होता है टेस्ट। अब एक चीज़ मुझे पहले पसंद थी, अब मुझे पसंद नहीं है, मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगा। ठीक है, पी एस आई टू पी एस एन ये क्या है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। यानी अगर उसकी सब्सटीट्यूट की कीमत कम होती है तो मैं उसकी सब्सटीट्यूट की चीज़ खरीदूंगा, मैं फिर वो चीज़ क्यों खरीदूँ। उसके बाद है पी सी आई टू पी सी एम, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। अब अगर उसकी कम्प्लीमेंट्री गुड की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि कम्प्लीमेंट्री गुड एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं। जब एक चीज़ की कीमत बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हुई और कम्प्लीमेंट्री गुड की भी डिमांड कम हो जाएगी। वाई इनकम। अब अगर मेरी इनकम ही इस काबिल नहीं है कि मैं ब्रांड की चीज़ें पहनूँ तो मैं ब्रांड की चीज़ें पहनना कम कर दूंगा। ठीक, उसके बाद है बी, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि पॉपुलेशन की इनकम जो है वो है कितनी। मिसाल के तौर पे अब जो पाकिस्तान है यहाँ पर मतवस्त तबके के लोग ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर मर्सिडीज़ बेंज कार अगर उसकी कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाए या उसका असेंबलिंग प्लांट लगाया जाए तो इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं होगी। उसके बाद है पी जी टी प्लस वन, और ये है फ्यूचर प्राइसेस। डिमांड किसी भी चीज़ की कम या ज़्यादा होती है फ्यूचर को देखकर। अब जैसे कोविड की ही जो मिसाल हमारी चलती आ रही है रिवायती, उसमें यह है कि जो प्राइस थी वो बढ़ा दी उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब मास्क की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से भी मुस्तकबिल की प्राइस का भी अंदाज़ा लगा के ये कर लेते हैं। बाकी जब वो बात करेंगे तो फिर समझाऊँ। चलें, इसकी मैं मिसाल आपको दे ही दूँ। फ्यूचर प्राइस से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मुस्तकबिल में सोने गोल्ड की कीमत बढ़ेगी तो हम उसको पहले ही ख़रीद के रख लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्राइस पर भी डिपेंड कर रही होती है डिमांड। और ये है डिमांड फंक्शन क्यू डी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और पी। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि इसके भी सवाल आते हैं 3 नंबर के। अगला सबसे अहम टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मैंने आपको बताया पी क्यू स्पेस में प्लॉट होती है। पी क्यू स्पेस यानी प्राइस और क्वांटिटी। हमने पीछे डिमांड कर्व पढ़ी है, मैं उसी की तरफ चलता हूँ। मगर वहाँ जाने से पहले आप ये फैक्टर्स एक दफ़ा थोड़ा सा वीडियो पॉज करके याद रखें कि ये पी टी टी ये क्या है, ये थोड़ा सा याद रखें। ओके जी, ये हम आ गए हैं डिमांड कर्व पे। ये इसकी हालत मैंने थोड़ी सी संवार दी है दोबारा। तो मैंने आपको बता दिया था, यानी प्राइस के हवाले से इसकी कीमतें बता दी थी। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, प्राइस के अलावा हमने डिमांड की जो क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट, मतलब उसको देखना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है। प्राइस का इफेक्ट तो हमने देख लिया कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो कीमत कम होगी। ठीक है, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स जो मैंने आपको कहा था वीडियो पॉज करके याद रखें, उसमें क्या था, टेस्ट था। अब टेस्ट तो यहाँ नहीं है तो मैं इसी डिमांड कर्व को कैसे फॉलो करूँ, नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, अब नई डिमांड कर्व प्लॉट करूँगा। अब अगर प्राइस के अलावा दूसरे जो डिटर्मिनेंट्स थे उनमें सबसे पहले थी इनकम। अगर इनकम मेरी कम हो जाती है तो मैं किसी भी चीज़ की डिमांड कम कर दूंगा। अगर नॉर्मल गुड है तो नॉर्मल गुड की सूरत में जो नई ग्राफ कर्व बनेगी वो पुरानी वाली कर्व से नीचे बनेगी, क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई है। ठीक है, ये है। और उसके बाद अब जो अगला डिटर्मिनेंट था तो ये शिफ्ट इन लेफ़्ट भी कहलाती है। आपने देखा होगा एमसीक्यूज़ में पूछा गया था शिफ्ट इन राइट वर्ड लेफ़्ट वर्ड, तो ये लेफ़्ट वर्ड कहलाएगी। इसी तरह अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है नॉर्मल गुड की सूरत में तो ब्रांड जो मैं ख़रीदता था उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड साइड पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो डिटर्मिनेंट था वो कम्प्लीमेंट था, कि कम्प्लीमेंट की चीज़ें मैंने बताया कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं कम्प्लीमेंट चीज़ें। अब अगर कम्प्लीमेंट की प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी कम्प्लीमेंट की। जब डिमांड बढ़ेगी तो इस गुड की भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो शिफ्ट होगी ये डिमांड कर्व अपवर्ड, राइट साइड पे शिफ्ट होगी या अपवर्ड शिफ्ट होगी। देखिए प्राइस यहाँ पर इसकी प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी जो ये क्वांटिटी है मेरे पास इसकी प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इसकी कम्प्लीमेंट जो गुड है उसकी प्राइस में फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं इसी कर्व पर नहीं डिपेंड करूँगा बल्कि शिफ्ट करवाऊँगा डिमांड कर्व को।
इसी तरह से बाकी तमाम के तमाम फैक्टर्स जो डिटर्मिनेंट हैं उनके साथ होगा। तो ये था डिमांड कर्व का शिफ्ट, और अगर आपको समझ नहीं आया फिर भी तो आप मुझे बताइएगा। उसके अलावा ये भी है कि जो कर्व हैं ये सारी की सारी ग्राफ, इनके अलग से भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा, इंशाल्लाह उसमें भी क्लियर हो जाएगा सारा। सादा सी बात यानी मैं आपको बताऊँ, प्राइस के अलावा कोई भी चीज़, इनकम हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई, इनका अगर ज़िक्र होगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगी, ये बात याद रखना। हाँ, अगर क्वांटिटी डिमांडेड वही और उसकी प्राइस भी वही, कॉम्प्लीमेंट गुड की नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड की नहीं, प्राइस अगर बढ़े या कम हो तो इसी डिमांड कर्व पे मैं मूव करूँगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, जैसे हमने शुरू में किया था। अच्छा, ये ग्राफ मैं अभी आपको नहीं करवा रहा, उसकी वजह ये है कि आपने ये इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा अभी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी नहीं पढ़ा। इक्विलिब्रियम तभी होगा जब आपको सप्लाई का पता होगा, सप्लाई भी नहीं पता आपको अभी तो आपको डिमांड पता है, वो भी सही तरीके से नहीं पता। तो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये आप अच्छे तरीके से याद कीजिए। जब आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करेंगे तब आपको ये इको इंतहाई हलवा लगेगी। सिर्फ आप डिटर्मिनेंट्स के नाम याद रख लें, बाकी काम मेरा है याद करवाना। मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटीज नेगेटिवली स्लोप, देखें वो नेगेटिवली स्लोप था, इंडिकेटिंग द मोर दैट मोर ऑफ अ कमोडिटीज़ परचेज एट लोअर प्राइस। वो सादा सी ये वही बात कर रहा है कि कीमत कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाएंगी। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है, नेगेटिवली स्लोप्ड। और ये था लेक्चर नंबर 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और ये टेबल जो है ये मेरी ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह आपको करवा दूँगा।